निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल संख्या 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के प्रथम सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के इस प्रथम सत्र जिस पर यह वीडियो आधारित है के प्रशिक्षण प्रतिफल यानी ट्रेनिंग आउटकम्स इस प्रकार हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कर सकेंगे, भूगोल विषय की आवश्यकता को स्पष्ट कर सकेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल विषय की पाठ्यक्रमीय अपेक्षाओं पर समझ विकसित कर सकेंगे, भूगोल विषय की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं को समझकर कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग में ला सकेंगे। इस सत्र में शामिल प्रमुख चर्चा बिंदु हैं सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, भूगोल विषय की आवश्यकता, भूगोल विषय की पाठ्यक्रमीय अपेक्षाएं, भूगोल विषय की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाएं। आइए इस सत्र की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में मनुष्य एक साधारण, प्राकृतिक एवं सरल जीवन व्यतीत करता था, किंतु विकास के पथ पर मनुष्य का ये साधारण एवं सरल जीवन क्रमशः जटिल होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप समाज में होने वाली मानव की अंतःक्रियाएं भी कालांतर में जटिल से जटिलतम होती जा रही हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में देश काल और संस्थानों के परे प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन की व्यापक समझ समाहित है। इंटरनेट के युग में आज का मानव सारे संसार को ग्लोबल विलेज का स्वरूप देने से अधिक दूर नहीं है। जीवन की इस तेज रफ्तार में मानवीय मूल्यों की उपेक्षा हो जाना स्वाभाविक है। ऐसे में समाज की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए समाज के नए सदस्यों यानी बच्चों की क्षमता में बढ़ोतरी करते हुए सामाजिक विज्ञान शिक्षण मानवीय मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। साथ ही यह बच्चों को सहानुभूति, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, गरिमा, बहुलता और सद्भाव जैसे मूल्य भी सिखाता है। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण और अधिगम में पर्यावरण, शांति व अहिंसा से संबंधित मूल्यों और अनुसूचित जाति, जनजाति, जेंडर एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को शिक्षण में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 और NFG TSS 2005 के एक भाग के रूप में सामाजिक विज्ञान की शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ज्ञान मीमांसीय बदलाव की बात करती हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक अनुशासन में घटनाओं, परिघटनाओं और प्रक्रियाओं के कार्य कारण संबंधों को तार्किक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण से समझने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और उसका अनुप्रयोग करके निष्कर्ष तक पहुंचने का अपना तरीका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय आते हैं। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत भूगोल विषय के शिक्षण पर चर्चा करेंगे। आइए सामाजिक विज्ञान में भूगोल की आवश्यकता पर विचार करते हैं। भूगोल विषय पाठ्यक्रम के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में से है। भूगोल का क्षेत्र इतना विस्तृत तथा व्यापक है कि सभी मानव क्रियाकलापों का भौगोलिक महत्व है तथा सभी पर भूगोल की अमिट छाप मिलती है। मनुष्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रविष्ट हो,
भौगोलिक ज्ञान व स्वज्ञान उसके नित्य क्रियाकलापों में उपयोगी सिद्ध होता है। भूगोल का विषय अत्यधिक विस्तृत है। एक ओर इसका संबंध प्राकृतिक विज्ञानों से है तथा दूसरी ओर सामाजिक विज्ञानों से है। भौगोलिक ज्ञान के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। भौगोलिक ज्ञान के बिना वर्तमान संसार की समस्याओं को समझना कठिन है। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए भूगोल की आवश्यकता छात्रों को भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कराने, भौगोलिक नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट करने, प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग की समझ विकसित करने, व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करने, जीविकोपार्जन में सहायक के रूप में व देश प्रेम की भावना का विकास करने हेतु स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। भूगोल विषय विभिन्न क्षेत्रों और देशों की एक दूसरे पर निर्भरता को समझने की अवधारणा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। एक विषय के रूप में भूगोल के तहत उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों के आवास के रूप में धरती के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्हें वैश्विक संदर्भ में अपने स्वयं के क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही आर्थिक संसाधनों के वैश्विक वितरण, जेंडर, भेदभाव के शिकार वर्ग और पर्यावरण जैसे समकालीन मुद्दों पर भी बल दिया जाता है। इसके अलावा इनका परिचय वैश्वीकरण की अविरत प्रक्रिया से भी कराया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल विषय की पाठ्यक्रमीय अपेक्षाओं को जानना एवं समझना भूगोल शिक्षण को उचित दिशा प्रदान करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल विषय की पाठ्यक्रमीय अपेक्षाएं इस प्रकार हैं। पृथ्वी पर मानव एवं अन्य जीव जंतुओं के अधिवास के रूप में समझ का विकास करना, विद्यार्थियों द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्र, प्रांत, राष्ट्र एवं प्राकृतिक प्रदेश का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना, प्राकृतिक संसाधनों के वैश्विक वितरण, उनके महत्व तथा अनुप्रयोग से अवगत कराना, विश्व के विभिन्न परिमंडलों, प्राकृतिक प्रदेशों, महाद्वीपों तथा राष्ट्रों के मध्य विविधता एवं पूरकता की समझ का विकास करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करते हुए यथा आवश्यक भौगोलिक कुशलताओं का विकास करना। आगे की चर्चा में हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल शिक्षण को कुछ गतिविधियों के उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। ये गतिविधियां कक्षा 6 में चर्चा किए गए भूगोल विषय से संबंधित सीखने के प्रतिफलों, लर्निंग आउटकम्स पर आधारित हैं और परस्पर क्रियात्मक और सहभागी शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से अक्षांश और देशांतर की संकल्पनात्मक समझ पर बल देती हैं। इस प्रशिक्षण सत्र में बताई गई गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रियाओं को कक्षा शिक्षण में अपनाने पर हमारे छात्र पहचान कर सकेंगे अक्षांश, देशांतर, अक्षांश और देशांतर के बीच का अंतर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, पृथ्वी के ताप कटिबंध, प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर, मानक देशांतर के आधार पर समय की गणना, अक्षांश और देशांतर की सहायता से ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से मानचित्र और एटलस में किसी स्थान की स्थिति। आइए बात करते हैं गतिविधि ग्लोब, अक्षांश और देशांतर पर। जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर
पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं। पृथ्वी पर स्थानों की पहचान करने और उनके बारे में जानने के लिए विद्यार्थियों के बीच स्थानिक कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को ग्लोब व मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर की पहचान कराने के लिए कई शैक्षणिक तरीकों को अपनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को ग्लोब और मानचित्र का बार बार उपयोग करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कक्षा में पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को उसमें शामिल करने के लिए स्पर्शी ग्लोब, स्पर्शी मानचित्रों, अक्षांश और देशांतर के आरेखों और कागज पर ग्रिड या ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाने के साथ साथ अक्षांशों और देशांतरों के 3D मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षकों को अवधारणाओं या संकल्पनाओं को समझाने के लिए स्थानीय भाषा में विद्यार्थियों के साथ संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों का उनकी समस्या निवारण कौशल के साथ साथ उपयुक्त प्रश्न करने की योग्यता और उसे अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ सकने, जिज्ञासा और शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के आधार पर शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। शिक्षक पृथ्वी की तस्वीर दिखाकर विषय पढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या विद्यार्थियों ने अपनी पुस्तकों में या टेलीविज़न पर अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीर देखी है। इसके अलावा जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी के रंग और आकार के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा किए गए अवलोकन को नोट किया जाना चाहिए। अब छात्रों का परिचय ग्लोब से कराएं, जो पृथ्वी का एक मॉडल है। छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाएं और प्रत्येक समूह को ग्लोब को छूने और महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करें। ग्लोब पर विभिन्न स्थानों, रेखाओं और रंगों पर हाथ रखकर उनके चिंतन को और प्रेरित करें। छात्रों के मन में ग्लोब को लेकर आने वाली जिज्ञासाओं को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सर ने भूगोल की कक्षा में बताया था कि ग्लोब एक पृथ्वी का मॉडल है। हाँ, बताया तो था। आखिर हम लोग रहते कहाँ हैं? ये तो पता ही नहीं है। क्या पृथ्वी के नीचे कोई स्टैंड होता है? हाँ भाई, ये ग्लोब नीला क्यों होता है? छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, उसके अंदर नहीं। 2 बिंदुओं पर ध्यान दें, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। हमें उन्हें बताना चाहिए कि ग्लोब के अंदर से होती हुई एक सुई लगी है, जिसे इसकी धुरी या अक्ष रेखा कहा जाता है। इसके सहारे ग्लोब झुकी हुई अवस्था में होता है। अक्ष रेखा के अंतिम बिंदु क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये अपनी धुरी पर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब भी एक जगह स्थिर नहीं है। इसे उसी तरह घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार के चक्के का ऊपरी पहिया घुमाया जाता है। इस प्रकार ग्लोब को दोनों दिशाओं, पूर्व और पश्चिम में घुमाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी केवल पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ग्लोब पर भूमि और पानी को दिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों का निरीक्षण करने के लिए छात्रों से कहें। आइए छात्रों की कुछ और जिज्ञासाओं को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अरे अनीता, हाँ, इस ग्लोब में हमारा देश किधर है? हमें तो पता ही नहीं है। अरे अनीता दी, इसमें खड़ी रेखाएं और बड़ी रेखाएं क्यों हैं? मालूम ही नहीं है। ग्लोब पर दिशा कैसे पता करेंगे? हाँ भाई, आज तक तो हमें ये समझ में नहीं आया है। ग्लोब पर एक खड़ी रेखा ज्यादा क्यों है? और ये सारी जानकारी हम सर से पता करते
छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमें अपने छात्रों को ग्लोब के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि पृथ्वी जैसे किसी गोलाकार क्षेत्र पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति बता सकना मुश्किल है। हमें स्थानों की स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ संदर्भ बिंदुओं की आवश्यकता होती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो संदर्भ बिंदु हैं। सभी अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब और मानचित्र पर तो बनाई जाती हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह पर नहीं होती हैं। गतिविधि के माध्यम से ग्लोब पर अक्षांश को स्पष्ट करने के लिए हमें अपने छात्रों को ग्लोब पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली किसी भी रेखा के साथ साथ उनकी उंगलियों को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ले जाने को कहना चाहिए। जब उनकी उंगलियां मध्य बिंदु तक पहुंचेंगी तो वो देखेंगे कि ग्लोब को घेरे हुए वहां एक क्षैतिज रेखा है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमें अपने छात्रों को बताना चाहिए कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। हमें अपने छात्रों का ध्यान ग्लोब पर अक्षांशों की अन्य रेखाओं की ओर भी आकृष्ट करना चाहिए। ग्लोब पर अक्षांशों की अन्य रेखाओं की ओर देखने पर हमारे छात्र पाते हैं कि अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अपने छात्रों को अक्षांश स्पष्ट करते समय ग्लोब पर 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण, जो कि एक बिंदु द्वारा दिखाया जाता है, को अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। हमें अपने छात्रों को बताना चाहिए कि अक्षांश रेखाओं को समानांतर अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं और एक दूसरे को नहीं छूती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। हमें अपने छात्रों का ध्यान कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर आकृष्ट करना चाहिए। हमें छात्रों से कहना चाहिए कि वे कर्क रेखा और मकर रेखा पर अपनी उंगलियों को फिराएं। साथ ही साथ उन देशों का पता भी लगाएं जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित हैं। कक्षा के छात्रों को भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का ज्ञान करा देने के पश्चात हमें उनका परिचय पृथ्वी के ताप कटिबंधों से कराना चाहिए। हमें अपनी कक्षा के छात्रों को बताना चाहिए कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसी प्रकार ग्लोब पर देशांतर को स्पष्ट करने के लिए हमें अपने छात्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली उन रेखाओं का निरीक्षण करने के लिए
उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलती हों। हमें उन्हें बताना चाहिए कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मिलने वाली इन खड़ी रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। हमें अपने छात्रों को धागे की मदद से देशांतर की लंबाई को मापने, अक्षांश और देशांतर की लंबाई की तुलना करने में उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि अक्षांशों के विपरीत ये सभी रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। देशांतर रेखा को याम्योत्तर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली भी कहा जाता है। देशांतर रेखा ये मापती है कि कोई भी स्थान 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है, से पूर्व या पश्चिम दिशा में कितनी दूरी पर स्थित है। मानक देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर है। इस प्रकार देशांतर रेखाओं को मानक देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में पूर्व तथा पश्चिम की ओर मान अथवा डिग्री दिए जाते हैं, जो ब्रिटेन में लंदन के पास स्थित ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं दिखाई देती हैं। गतिविधि मानक देशांतर के अंतर्गत हम बच्चों को ग्लोब उपलब्ध कराते हैं। बच्चों को ग्लोब उपलब्ध कराकर हम उन्हें मानक देशांतर यानी 0 डिग्री देशांतर पता लगाने के लिए निर्धारित समय प्रदान करते हैं। निर्धारित समय के पश्चात बच्चों की समझ की जांच करते हैं। कक्षा के छात्रों का परिचय मानक देशांतर अथवा ग्रीनिच से कराने के पश्चात हमें अपने छात्रों को मानक देशांतर के आधार पर समय की गणना करना बताना चाहिए। हमें अपने कक्षा के छात्रों को मानक देशांतर के आधार पर समय की गणना करते समय स्पष्ट करना चाहिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर के दर की गणना करना सिखाते समय हमें उन्हें बताना चाहिए कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 अर्थात 60 मिनट, जो कि ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। हमें अपने छात्रों को बताना चाहिए कि अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 अंश 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को
पूरे देश का मानक समय माना जाता है, जिसे हम भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82°30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 होंगे। हमें अपने छात्रों को बताना चाहिए कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। गतिविधि आओ देश का पता लगाएं आयोजित कराने से पूर्व हमें अपनी कक्षा के छात्रों की ग्रिड के संबंध में जानकारी व समझ की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। ग्रिड ग्लोब पर या किसी अन्य सपाट सतह पर स्थानों की स्थिति के बारे में बताने का सबसे सरल तरीका है। हमें अपनी कक्षा के छात्रों को ग्लोब पर देशांतर और अक्षांश को समकोण पर एक दूसरे को काटते हुए दिखाना तथा ग्रिड बनते हुए दिखाना चाहिए। ग्रिड पर पर्याप्त जानकारी व समझ हो जाने के उपरांत जब हम इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएं कि हमारी कक्षा के छात्र ग्रिड के बारे में जानकारी रखते हैं, तब हमें उन्हें अक्षांश और देशांतर देकर स्थानों का पता लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। गतिविधि आओ देश का पता लगाएं के अंतर्गत हम अपने छात्रों को अक्षांश और देशांतर प्रदान करके उन्हें संबंधित स्थान का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित स्थान अथवा देश का पता लगाइए। गतिविधि आओ राज्यों का पता लगाएं के अंतर्गत हम कक्षा के छात्रों को भारत का राजनैतिक मानचित्र उपलब्ध कराते हैं। भारत का राजनैतिक मानचित्र उपलब्ध कराने के उपरांत हम बच्चों को अक्षांश व देशांतर प्रदान करके संबंधित राज्य का पता लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। गतिविधि के दौरान बच्चे संबंधित अक्षांश और देशांतर पर स्थित स्थान अथवा देश का पता लगाते हैं। बच्चों को किसी समस्या में पाकर हम उनकी संबंधित स्थान अथवा देश का पता लगाने में मदद करते हैं। भूगोल शिक्षण के दौरान अपनाई जाने वाली गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया में आकलन का विशेष महत्व होता है। हमें अपने छात्रों को विभिन्न आधारों पर, जैसे डिग्री पढ़ पाने वाले, ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर की पहचान कर लेने वाले, स्थानों की स्थिति को पता कर लेने वाले छात्रों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर लेना चाहिए। उनकी आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुसार अपेक्षित गतिविधि व शिक्षण प्रक्रिया को अपनाकर उनके शैक्षिक स्तर को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार इस सत्र में हमने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के प्रथम सत्र में भूगोल विषय पर चर्चा की। प्रथम सत्र के इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखने व समझने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।